हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नई सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं वीडियो सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है आपके COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ओके। और एक ये इन्फॉर्मेशन है कि इस कंप्यूटर फॉर क्वांट नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसके ऊपर CO से रिलेटेड जो मैं लेक्चर्स अभी लेता हूँ, ठीक है, क्लासेस लेता हूँ, उसकी PDF में भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके। तो वहाँ से जो मेरे लेक्चर्स की जो भी क्लासेस है उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और भी जो PDF है क्वेश्चंस की वो भी आपको ओवर द टाइम मिलने लग जाएगी। ओके। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने बनाया था? तो देखिए, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन और नन। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। जो कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर था वो हमारे बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ओके। तो देखिए क्या है जॉन वॉन न्यूमैन कंसेप्ट, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, सबसे पहले जो कंप्यूटर चलता था वो फिक्स्ड कंप्यूटर्स चलते थे। ओके, फिक्स्ड कंप्यूटर। और दूसरे जो कंप्यूटर है उनका नाम है स्टोर्ड प्रोग्राम्स कंप्यूटर। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? फिक्स कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी का यूज़ नहीं किया जाता था। एग्जांपल है आपका कैलकुलेटर। और स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कंसेप्ट दिया है जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने ये सोचा है कि अलग से मैं मेमोरी का यूज़ करूँ तो हो सकता है मैं एक से ज़्यादा टास्क कर सकता हूँ एक कंप्यूटर के अंदर। तो मेमोरी का जो कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कौन सी मेमोरी? स्टोर्ड प्रोग्राम। ओके। तो आज के समय हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर ही वर्क करते हैं, इसलिए इनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कहा जाता है। किसको? जॉन वॉन न्यूमैन को। तो चलिए, बात ये आपको ध्यान रखने की हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। ओके। हु गिवन द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब क्या है? प्रोग्राम्स एंड डेटा रिसाइड्स इन सेम स्टोरेज, प्रोग्राम्स एंड डेटा रिसाइड इन सेपरेट स्टोरेज, बोथ और नन। तो इसका जो आंसर है हमारे क्या? ए आंसर है। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब क्या है कि एक स्टोरेज होगा या मेमोरी होगी जिसके अंदर प्रोग्राम बोल दो या डेटा बोल दो वो रहेंगे। ओके। चलिए देखिए क्या है, ये इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, और ये मान लीजिए आपका ALU है, ये कंट्रोल यूनिट है, और आपके ये रजिस्टर्स है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? इसके साथ हमने किसका यूज़ कर दिया? मेमोरी का यूज़ कर लिया। तो इस मेमोरी का यूज़ कर लिया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? स्टोर्ड प्रोग्राम। के प्रोग्राम या डेटा को हम अलग से भी स्टोर कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए या डिकोडिंग के लिए। देखिए, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ। जॉन वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर में क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, ALU रजिस्टर और मेमोरी, सारी चीज़ें। कंट्रोल यूनिट भी है, ALU रजिस्टर ही, मेमोरी भी है। ये भी मैंने आपको ऊपर से डायग्राम के अंदर बता दिया है। ओके। नेक्स्ट चलिए, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूजेस। जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कितने प्रोसेसर का यूज़ करता है? 2, मेनी और सिंगल। तो देखिए, उस समय जब ये कंसेप्ट आया था उस समय ये सिंगल प्रोसेसर का ही यूज़ करता था। ओके। तो हम उसी आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं जब ये आया था। तो जॉन वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है वो सिंगल प्रोसेसर का यूज़ करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर यूजेस डैश कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट का यूज़ करता है? SISD, SIMD, MISD या MIMD। तो इसका जो आंसर है वो ए है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। जॉन वॉन न्यूमैन जो कंसेप्ट यूज़ करता है वो है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ओके। और ये जो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो ये आर्किटेक्चर दिया था, स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था, वो कब दिया था? 1945 के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जनरली रजिस्टर्स आर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर, एनकोडर। तो रजिस्टर होते हैं वो ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। रजिस्टर किससे बने होते हैं? आपके फ्लिप फ्लॉप से। ओके। और एक
एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितना डेटा सेव कर सकते हैं हम? 1 बिट। एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 बिट डेटा सेव कर सकते हैं। तो आपको ये बोले कि रजिस्टर की बिट है 8 बिट, तो इसके अंदर मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी? कितने की? 8 फ्लिप फ्लॉप की। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। अभी बताया 1 बिट ऑफ डेटा कौन स्टोर करेगा? डिकोडर, एनकोडर, रजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप। तो 1 बिट ऑफ डेटा फिक्स है, कौन स्टोर करेगा? आपका फ्लिप फ्लॉप। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते रहिए। सीओ अपने आप में थोड़ी सी ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और सीओ के लेक्चरर्स के पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है कंप्यूटर फॉर क्वांट टेलीग्राम के अंदर। प्लीज़ उन पीडीएफ को डाउनलोड करें, उनको देखें और उसके बाद इन क्वेश्चन को समझें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इधर से भी समझ में आ सके आपको क्वेश्चन के थ्रू। 9 देखिए, ऑपरेशंस परफॉर्म इन एएलयू इज। एएलयू किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है? मैक्रो, माइक्रो, बिट और बाइट। तो एएलयू जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कौन सा करता है? माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। क्या होता है? जब भी एक इंस्ट्रक्शन फेच होता है डिकोड होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। ओके, और वो परफॉर्म करने का काम किसका रहता है? एएलयू का। 10 देखिए, इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो मान लीजिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा I1, I2, I3 इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। तो मान लीजिए करंट टाइम पे I1 एग्जीक्यूट हो रहा है और अब नेक्स्ट किस इंस्ट्रक्शन का नंबर है? I2 का। तो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन स्टोर करता है? ये आपको ध्यान रखना है, कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो या मेमोरी लोकेशन बोल दो या एड्रेस बोल दो, एक ही बात है। इसका आंसर हो जाएगा MAR का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? प्रोग्राम काउंटर। तो देखिए यहाँ अलग अलग तरह के रजिस्टर्स है जो इस आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये कंटेनर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर ये भी एक तरह कंटेनर है, प्रोग्राम काउंटर ये भी कंटेनर है, IR ये भी कंटेनर है। कंटेनर मतलब रजिस्टर है जो डेटा को या एड्रेस को स्टोर करेगा। ओके, 11 देखिए, इट स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इनटू मेमोरी। ये क्या करता है? ये किसका मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है? इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। या तो उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ से लाने की ज़रूरत है? मेमोरी से, या दैट नीड टू बी स्टोर्ड इनटू मेमोरी, या उसको कहाँ स्टोर करने की ज़रूरत है? वापस मेमोरी के अंदर। देखिए ये क्या कह रहा है? ये एक CPU है और अब मान लीजिए इसको कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है? ओके, तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगा? आपका मेमोरी से। और मान लीजिए कि CPU ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म की, CPU मतलब ALU मान सकते हो आप, है ना, और उसको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो स्टोर कहाँ करेगा? मेमोरी के अंदर। तो जो लोकेशन है कहाँ से इंस्ट्रक्शन फेच करना है और कहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है, वो कहाँ पे रहेगी? आपकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। किसके अंदर रहेगी? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्राम काउंटर जब भी पूछा जाएगा उसके अंदर आपको एक कीवर्ड हमेशा दिया होगा, कौन सा? नेक्स्ट। ठीक है, क्या दिया होगा? नेक्स्ट कीवर्ड। अगर नेक्स्ट कीवर्ड आया तो आपका आंसर प्रोग्राम काउंटर है। और जो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? मान लीजिए अब इंस्ट्रक्शन का नंबर आ गया, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन किसे पास कर देगा? इसका एड्रेस किसे पास कर देगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। और फिर ये नेक्स्ट किसे पॉइंट करने लग जाएगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। ओके, तो धीरे धीरे चल रहे हम, आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिए। 12 देखिए, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड और विच इज डिकोडेड। ये उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। देखिए यहाँ पे मेमोरी की बात नहीं की है, यहाँ पे बात कर रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करेगा। विच इज एग्जीक्यूटेड या तो एग्जीक्यूट होने वाला हो, टू बी एग्जीक्यूटेड, या जो डिकोड हो चुका हो। ओके,
तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली बात है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जैसा नाम वैसा काम। इसका काम क्या है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। मैं मेमोरी में एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसको करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा। ओके, या जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एलयू के पास था और वो डिकोड हो चुका है उसको होल्ड करेगा। ओके, अगर यहाँ पे आ जाता है डेटा को होल्ड करता है तो उस केस के अंदर हम आंसर क्या लगाते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। डेस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डेटा लाने ले जाने का काम कौन करता है। मान लीजिए एक रजिस्टर R1 कनेक्टेड है और या R2 कनेक्टेड है, और मान लीजिए यहाँ पे ALU कनेक्टेड है। ALU ने कोई डाटा मांगा तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना, R1 और R2 से। तो इन दोनों के बीच में डाटा लेना ले जाने का काम कौन सा चैनल करता है, कौन सा मीडियम करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ये वायर्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, डेटा लाना ले जाना। ठीक है, तो डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप सिग्नल भी, टाइमिंग सिग्नल या कंट्रोल सिग्नल को भी हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th। एड्रेस बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल और नन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। तो देखिए, जब भी CPU या ALU कोई प्रोग्राम परफॉर्म करेगा तो एक एड्रेस जनरेट करता है। ओके, और एड्रेस यही बोलता है कि मेमोरी की उस लोकेशन के अंदर आप जाओ और जो मैंने ये कैलकुलेशन की है उसको उस जगह पे रख के आ जाओ। कौन बताता है, ये ALU बताता है। तो लाने ले जाने का काम कौन करता है आपका, एड्रेस कौन लेके जाएगा इसके अंदर, एड्रेस बस। और डेटा कौन लेके जाएगा, डेटा बस। एड्रेस बस बताती है कि किस जगह एड्रेस है, एड्रेस कौन सा है। देखिए, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये लिफाफा है और उसके अंदर आपका कोई मैसेज पड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेटा, पर लिफाफा कहाँ पहुँचाना ये कौन बताएगा, इसलिए अपन इसके ऊपर क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। सेम वही केस हो गया। ओके, तो जब भी डेटा मेमोरी के अंदर रखना पड़ेगा तो लोकेशन कौन बताएगा, आपकी एड्रेस बस बताएगी। तो एड्रेस बस की डायरेक्शन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, टुवर्ड्स द डिवाइसेस। मतलब ALU से जनरेट होगा और डिवाइसेस की तरफ जाएगा। डिवाइसेस में मेमोरी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखनी है, एड्रेस बस। नेक्स्ट देखिए, डेटा बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज। माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल। तो इसका आंसर है बाई डायरेक्शनल। तो देखिए कैसे होगी, मान लीजिए ALU ने कोई कैलकुलेशन की, उसने बोला कि मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो आप मेमोरी के अंदर रख के आओ। तो रखने का काम कौन करेगा, आपकी डेटा बस। ALU ने बोला कि मुझे कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और आप इस जगह पे डेटा पड़ा वो लेके आओ। तो लेके आने का काम कौन करेगी, डेटा बस। तो जो आपकी डेटा बस होती है ना, वो बाई डायरेक्शनल होती है। डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। सेम केस हो गया, अगर आपके कीबोर्ड ने कोई इनपुट जनरेट किया तो ले जाने का काम कौन करेगी, आपकी डेटा बस। और मान लीजिए ALU को कुछ मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो डेटा कौन लेके जाएगी, आपकी डेटा बस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कंट्रोल बस कैरी एड्रेस, कैरी डेटा, जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, नन। तो जो आपको कंट्रोल बस होती है वो क्या करती है, टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। ओके, तो जो भी कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को हैंडल कौन करता है, आपकी कंट्रोल बस। तो एड्रेस ले जाने का काम कौन सी बस करती है, एड्रेस बस। डेटा ले जाने का काम कौन सी बस करती है, डेटा बस। और टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल ले जाने का काम कौन करती है, आपकी कंट्रोल बस। ओके, तो यहाँ पे जनरेट की जगह कैरी कर सकते हो आप, कैरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। और जनरेट आप मोटे तौर पर समझ सकते हो CPU बोल सकते हो या ALU, क्योंकि सारी चीज़ें ALU ही हैंडल करता है ना।
17 देखिए मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं। तो एक्यूमुलेटर 12 बिट, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट, MDR 12 बिट, MAR 16 बिट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रजिस्टर, ये सारे क्या है हमारे रजिस्टर, कितने बिट के होते हैं। ओके, यहाँ पे बस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर है सारे। तो मैं स्पेशली 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ जो 16 बिट का है। ओके, तो जो भी एड्रेस लेके जाता है वो 12 बिट का होगा, वो जो डेटा लेकर जाता है वो 16 बिट का। तो आप मेरे को बताएंगे एड्रेस कौन कौन स्टोर करता है? क्या प्रोग्राम काउंटर एड्रेस स्टोर करता है? हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला होगा उसका एड्रेस कौन स्टोर करेगा? आपका प्रोग्राम काउंटर। तो ये होगा 12 बिट। मेमोरी एड्रेस, इसके तो नाम में ही लिखा हुआ है कि ये एड्रेस होल्ड करता है, तो ये होगा आपका 12 बिट। एक्यूमुलेटर क्या करता है? डेटा को होल्ड करता है। किसको करता है? डेटा को। तो ये होगा 16 बिट। एक्यूमुलेटर को हम आगे देखेंगे। और मेमोरी डेटा रजिस्टर नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटा को होल्ड करता है, तो ये होगा आपका 16 बिट का। तो देखिए इस तरह से रजिस्टर्स है ये, जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटर, ये यहाँ पे हो गया प्रोग्राम काउंटर, और ये हो गया मेमोरी डेटा रजिस्टर, यहाँ पे हो गया आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इस तरीके से क्या रहते हैं, ये सारे अरेंज रहते हैं। ओके, और यहाँ पे हो गया आपका ALU, और यहाँ पे हो गया आपका कंट्रोल यूनिट, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? मेमोरी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, तो सब हर एक रजिस्टर का अपना अपना रोल रहता है। ठीक है, सबको अपना अपना काम दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ। तो अब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन पास होता है वो किस किस फॉर्मेट के अंदर रहता है कंप्यूटर के अंदर। तो थोड़ा सा लॉजिकल लेवल पे हम अब मूव होने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर क्या क्या होता है? मोड, ऑपकोड और ऑपरेंड। तो ये तीनों सही है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर तीनों चीज़ होती है, और ये फॉर्मेट किस तरीके से होता है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास रहता है मोड, फिर रहता है हमारे पास ओप कोड, और फिर रहता है हमारे पास ऑपरेंड। ठीक है, तो मोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आगे हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। हाल फिलहाल समझिए, मोड दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इनको मोड फील्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड फील्ड। फिर देखिए ओप कोड। ओप कोड का मतलब क्या है? ऑपरेशन कोड, कौन सा कोड परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, जैसे एड ऑपरेशन या लोड ऑपरेशन या सबट्रैक्ट ऑपरेशन या क्लियर एक्सप्रेशन। तो ओप कोड से पता चलता है कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फील्ड। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, CO के अंदर यही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, है ना। और ये है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब ये है, यहाँ पे या तो डेटा रहेगा या रजिस्टर रहेगा या मेमोरी लोकेशन रहेगी। ओके, या तो या डायरेक्ट डेटा रहेगा या रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर डेटा रहेगा। ओके, देखिए यहाँ या तो डेटा रहेगा या रजिस्टर रहेगा या मेमोरी लोकेशन रहेगी, ये तीन चीज़ रह सकती है। ओके, और रजिस्टर रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो डेटा ना हो के उसके अंदर क्या हो, किसी चीज़ का एड्रेस हो। और यहाँ पे मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जो डेटा वो डेटा ना हो के वो फर्दर किसी मेमोरी की लोकेशन हो। तो हम आगे चल के सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ ये। और जो ऑपरेंड फील्ड को हम ऑपरेंड को हम एड्रेस फील्ड बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अभी जो डेफिनेशन आएगी उसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना। अगर ऑपरेंड हो तो उसे एड्रेस फील्ड भी मान सकते हो, या मोटे तौर पे आप डेटा समझ सकते हो। ठीक है, जब भी कभी आपको ऑपरेंड शब्द आए समझ में नहीं आए तो उसको उस जगह आप डेटा पुट करके देखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए 19 वाला, मैच मोड, ऑपकोड और ऑपरेंड। अच्छा, तो तीनों चीज़ें दे रही है, मोड, ऑपकोड, ऑपरेंड, एड्रेस फील्ड, ऑपरेशन फील्ड, मोड फील्ड। तो देखिए अभी मैंने बताया मोड क्या होगा आपका, मोड फील्ड, ऑपकोड क्या होगा आपका, ऑपरेशन फील्ड, और ऑपरेंड क्या हो जाएगा आपका, एड्रेस फील्ड। देखिए ऑपरेंड क्या हो जाएगा, एड्रेस फील्ड।
क्वेश्चन देखिए, प्लीज़ मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ 2 PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है मेरे लेक्चरर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उनको आप ज़रूर देखिए, है ना। और अभी और आने वाली है, कम से कम 4-5 लेक्चर और लगने वाले हैं, तो उनको प्लीज़ देखते रहिए और फिर क्वेश्चन देखिए, फिर वापस PDF देखे, फिर वापस क्वेश्चन करें। 3-4 बार ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है ना। विच इज़ एक्चुअली COA थोड़ी सी ट्रिकी सब्जेक्ट है, तो उसमें टाइम लगता है समझ में। विच इज़ नॉट एन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सा है जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 तरह के एड्रेस इंस्ट्रक्शन होते हैं, ओके, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनी कोई एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ बता देता हूँ आपको मोटे तौर पे, तो आगे चल के आपको समझ में आ जाए। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो एड्रेस फील्ड है इसके अंदर हम कोई ऑपरेंड की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि एड्रेस के अंदर हम एक ऑपरेंड वैल्यू यूज़ करेंगे। 2 एड्रेस का मतलब क्या है, एड्रेस फील्ड के अंदर हम 2 ऑपरेंड वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। और 3 एड्रेस का मतलब क्या है, हम एड्रेस फील्ड के अंदर 3 ऑपरेंड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अब ऑपरेंड क्या क्या हो सकता है मैंने आपको पहले बोल दिया। डेटा हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, या मेमोरी लोकेशन हो सकती है। फिर रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट डेटा हो सकता है, या रजिस्टर के अंदर डेटा ना होकर उसकी लोकेशन दी हुई हो। यहाँ पे मेमोरी की लोकेशन दे रखी है और वहाँ पे डेटा हो सकता है, या हो सकता है कि उस लोकेशन की भी फर्दर लोकेशन दी हुई है जहाँ पे डेटा पड़ा हो। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं और इन चीज़ को हम एड्रेसिंग मोड के अंदर धीरे धीरे समझेंगे। हाल फिलहाल हम एड्रेस इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, वो कितने होते हैं, 4। चलिए 21 देखिए, स्टैक इज यूज इन, स्टैक किनके अंदर, किसके अंदर यूज किया जाता है। 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टैक का यूज़ करते हैं। तो देखिए छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है AB और हम 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं इस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू यूज़ नहीं कर सकता, ओके। तो इसके लिए आपको मान लिए x = AB दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में। तो AB को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, AB+। तो मैं ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना, देखिए ये मान लीजिए आपकी स्टैक है, तो मैं इसके अंदर सबसे पहले क्या पुश करूँगा, पुश A, ठीक है। ये AB है तो मैं लेफ़्ट से राइट चल रहा हूँ, तो A कहाँ चला गया, आपका स्टैक के ऊपर। फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा मैं, पुश B, तो B कहाँ चला गया, वापस टॉप ऑफ द स्टैक। और फिर मुझे क्या करना है, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ देखिए मैंने A इंसर्ट करा है, B करा है और प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ऐड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर, A + B, ये दोनों ऐड हो गए। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको किसी मेमोरी के अंदर स्टोर करा दूंगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टोर नहीं, मुझे पॉप करना पड़ेगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉप और X। तो ये जो वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी और एक मेमोरी लोकेशन है M(x), जहाँ पे जो आपकी वैल्यू है A + B क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो, ये मेमोरी है और यहाँ पे एक लोकेशन है X, यहाँ पे आपका A + B स्टोर हो जाएगा, ओके। तो अगर आप एड्रेस इंस्ट्रक्शन को देखोगे तो पुश और पॉप क्या होते हैं, किसी भी एड्रेस फील्ड का यूज़ नहीं करते। ये आपको A दिख रहा है पर ये एड्रेस फील्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। पुश और पॉप के होते हैं, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के होते हैं। पुश पॉप स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आई बात समझ में। और ये पुश पॉप क्या है, आपके ऑप कोड है, क्या है, ऑप कोड। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, आपको ध्यान रखना जहाँ पे भी 0 आ जाए इसका मतलब स्टैक। विच एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए क्या दिया हुआ है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इम्प्लाइड मतलब अंदरूनी रूप से एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज़ करता है। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, अगर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए
फिर वही ले लेते हैं हम ए बी वाला। तो मान लीजिए ए प्लस बी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं सभी के लिए एग्जांपल नहीं बताऊंगा। जो देखिए ए प्लस बी आपको एक्सप्रेशन सोल्व करना है एक्स इक्वल टू, तो हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ओके, ये तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट लेना है मुझे, और एक्सप्रेशन मेरा इतना सा है ए प्लस बी। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको लोड करूँगा एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जिसके अंदर जो मेमोरी एलिमेंट पड़ा हुआ है एक्स जगह पे, वो क्या लोड हो गया। मतलब एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जहाँ पे ये है एक जगह पे एक वैल्यू पड़ी हुई, मान लीजिए 100। तो ये लोड किसके अंदर हो गई, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। पर इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखोगे कि मैंने कहीं भी एक्यूमुलेटर का यूज नहीं किया। तो ये इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि भाई वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर मैं एक्यूमुलेटर का ही यूज करूंगा। ओके, तो एक्यूमुलेटर के अंदर मेमोरी एलिमेंट आ गया। फिर मुझे क्या ऑपरेशन को परफॉर्म ऐड करना है, तो मैं करूंगा ऐड और बी पास कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एलिमेंट जो कहाँ पड़ा हुआ है, बी एड्रेस पे। मान लीजिए कहीं यहाँ पे लोड ए होगा, है ना, सॉरी हम ए को लोड कर रहे हैं, यहाँ पे ए होगा, आई एम सॉरी, ए को लोड कर रहे हैं, ए होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए हो जाएगा, है ना। एक्स तो ये जहाँ पे कंटेन करना वो है। तो मान लीजिए बी पे कोई वैल्यू पड़ी है 200, तो 200 वाली कहाँ लोड हो जाएगी अब मान लीजिए देखिए एम ऑफ बी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 200, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी एम ऑफ है जो क्या है आपकी 100। ये दोनों प्लस होकर कहाँ चली जाएगी, आपकी एक्यूमुलेटर के अंदर। और अब आप इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करनी है, तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्टोर और एक्स। आपको एक्स की जगह वैल्यू स्टोर करनी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेमोरी लोकेशन है एम ऑफ एक्स, जहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो जाएगा जो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है। और एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू क्या है, 200 प्लस लो 300। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ देखिए एड्रेस फील्ड के अंदर हमने एक एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, सेम केस हो जाएगा टू एड्रेस के अंदर 2 एड्रेस दिए होंगे, ए और बी। 3 के अंदर ए बी सी 3 चीजें दी होगी। ओके, तो डिटेल के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर बताया है, उसी तरीके से हम 2 एड्रेस और 3 एड्रेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, और यही एग्जाम्पल लेके हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है ग्रुप के अंदर, वहाँ आप देख लीजिए। वहाँ मैंने पूरा एक्सप्रेशन सोल्व कर रखा है, ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी, और पूरी वर्किंग बता रखी है। ओके, मैच द फॉलोइंग, पुश ए, एड ए बी, एड ए बी सी। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो देखिए पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब कौन सा हो रहा है, स्टैक। और स्टैक ऑपरेशन हमें किस में परफॉर्म होगा, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर देखिए एड ए को ऐड करना है, पर ए कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटर के अंदर जा रहा है। तो जहाँ भी एक्यूमुलेटर का नाम आ जाता है वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1। ओके, एड ए बी, यहाँ पे एड्रेस फील्ड कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। एड्रेस फील्ड समझ में आ रहा है आपको, मैंने आपको 3 तरह की चीजें बताई थी, ऑपरेशन मोड, ऑपकोड, और मैंने क्या बताया था, ऑपरेंड। ठीक है, और इसको मैंने एक और नाम क्या बताया था, इसका एड्रेस फील्ड बताया था। पीछे जाके आप देखिए, आपको दिख जाएगा एड्रेस फील्ड। ओके, तो एड्रेस फील्ड के अंदर मैंने बोला था एक बार हम 0 करेंगे, फिर ए करेंगे, ए बी करेंगे, ए बी सी करेंगे, वही चीज है ना। तो ए बी यूज कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 यूज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से ऐसी कौन सी है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो देखिए ये 3 तरह की है, तो मोटे तौर पर 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखी है, आपको याद रखनी है। तो मैं बता देता हूँ कैसे कर रखा है इन्होंने। एक को इन्होंने बना रखा है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी को इन्होंने बना रखा है रजिस्टर के लिए, और तीसरी को इन्होंने बना रखा है एक्यूमुलेटर के लिए। आई बात समझ में। ये रजिस्टर में आपको याद रखना है जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट
है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको नोट पूछा है तो इसका आंसर होगा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप जनरल पर्पस कर सकते हो, है ना, जनरल पर्पस। ठीक है, तो जनरल पर्पस क्या होते हैं क्या नहीं वो आगे हम चल के देखेंगे। हाल फिलहाल मेरे ख्याल से आपको जो समझा रहा हूँ मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखिए एड्रेसिंग मोड्स मीन्स, बताया आप मेरे को एड्रेसिंग मोड्स मीन्स क्या होता है। ऑपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, मोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। तो वापस लिख लेता हूँ मैं मोड, और ये क्या हो जाएगा ऑपकोड, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑपरेंड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए एड्रेस लिखा हुआ है। मोड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोड दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ बोल रहा है एड्रेसिंग मोड, मतलब एड्रेस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जनरली किसकी बात कर रहा है, आपका ऑपरेंड फील्ड की बात कर रहा है। तो ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड, एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड के बारे में बताया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है वो है एड्रेसिंग मोड्स, मतलब जिसके क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो जैसे मैं समझाऊँ आप समझते रहिए और आराम से आप आंसर कर लेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है पर थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। और अभी हम जो पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ परफॉर्म होगी, आपके एड्रेस फील्ड के ऊपर या ऑपरेंड फील्ड के ऊपर। और अभी तक भी हमने देखा वो सारी चीज़ें कहाँ परफॉर्म हो रही थी, आपकी ऑपरेंड फील्ड के ऊपर। तो देखिए मैंने ये नोट्स की एक इमेज लगा रखी है, मैंने सोचा मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो ये आपके मोड्स है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए ऊपर मोड्स, एड्रेसिंग मोड्स। तो आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं, ये 10 तरीके के दे रखे हैं। इम्प्लाइड, इमीडिएट, तो आप इसको इसी तरीके से याद रखें इसी क्रम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंबल रह गए तो मैं बना लेता हूँ। इमीडिएट के अंदर हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं, और इमीडिएट के अंदर हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैश सिंबल से, ठीक है। और फिफ्थ लूप्स, लूप्स के अंदर हम अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो -r से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिर देखिए 6 देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को मैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी बोलता हूँ, और जो सिंबल इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अगर बड़ा ब्रैकेट में दे रखी कोई वैल्यू, इसका मतलब कौन सा यूज़ कर रही है वो एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। हैश दे रखा है, इसका मतलब वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज़ कर रहा है। फिर देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर पासिंग एरे एज पैरामीटर और पॉइंटर, तो आपको ये याद रखना है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर पासिंग एरे एज पैरामीटर पास कर सकते हैं और पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। और इनके अंदर किस सिंबल का यूज़ किया जाता है वो देखिए @ का, इसका यूज़ किया जाता है 8, इसको 8 बोलते हैं ना, हाँ, इस सिंबल का यूज़ किया जाता है किसके अंदर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और एक और किसका यूज़ किया जाता है, इस कोष्टक का, ठीक है, छोटे कोष्टक का यूज़ किया जाता है। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर हम एरे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से, एरे इम्प्लीमेंटेशन किस में करते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एरे एज अ पैरामीटर किस में पास करते हैं, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, तो एज इट इज आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। जितना मैंने अभी समझाने की कोशिश की उसको दिमाग में रखिए, और चलिए 10 है, 10 के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे बना दिए हैं। तो इफ द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ ऑपकोड इट इज कॉल्ड, तो ये सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इफ द ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ ऑपकोड, तो जो ऑपकोड दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन के अंदर ही ऑपरेंड प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो इसका आंसर है आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड।
इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होगा, एड्रेस अलग से स्पेसिफाई नहीं किया होगा। एड्रेस बोल दो या ऑपरेंड बोल दो, डेटा बोल दो, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। कंफ्यूज हो वहाँ पे ऑपरेंड की जगह आप डेटा पुट कर दो। तो इफ़ द डेटा इज प्रेजेंट इन द डेफिनेशन ऑफ ऑप कोड, अलग से नहीं दे रखा है आपको। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, CLC और इंक्रीमेंट ए। तो देखिए ये दोनों इंस्ट्रक्शन है अपने आप में, ये ऑप कोड है और इनका एड्रेस फील्ड कुछ देने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्लियर कैरी। इसका मतलब क्या है, क्लियर कैरी। तो अलग से आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये रजिस्टर के अंदर जो भी कैरी बिट होगी उसको क्या कर देगी, डिस्कार्ड कर देगी। इंक्रीमेंट ए, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर। क्या है, ए। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, +1। तो एड्रेस फील्ड के अंदर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड। तो CLC और इंक्रीमेंट आर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स, इमीडिएट, रजिस्टर और इनडायरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड। 28 देखिए, डैश एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन इम्प्लाइड मोड। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का बेस्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन कौन सा हो सकता है। हमने अभी पढ़े थे 0, 1, 2, 3। तो आप थोड़ा बहुत याद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 0 एड्रेस हो सकता है, और आप बिल्कुल सही हो। 0 एड्रेस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड के अंदर आ जाए। ओके, तो मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ मैं कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो इम्प्लाइड मोड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट देखिए 29, इफ़ डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड। अब क्या बोल रहा है देखिए, इफ़ डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड बोल दो या ऑपरेंड बोल दो ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उस जगह डेटा दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है, तो मैं अभी तक दो मोड मेरे काम नहीं आ रहा है, तो मैं दो ही चीज़ें मान के चल रहा हूँ, ये है ऑप कोड और ये क्या हो गया आपका ऑपरेंड। और आपको क्या दे रखा है, इस फील्ड के अंदर आपको क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है, डायरेक्ट डेटा दे रखा है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या बोलूँगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैश से। और अगर ये दे रखा है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आपको ऐसे दे रखा होगा #35, इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। और मोड कौन सा आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो अच्छा, इसके अंदर मैंने एग्जांपल नहीं दिया शायद, तो आप एग्जांपल से समझ सकते हो। आपके पास अगर ऐसा लिखा हुआ है, हाँ, इसके अंदर लिखा हुआ ऐड #35, ऐड #35। तो अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ तो आपको पता चल जाना है कि कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज़ करा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। किसका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। और यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हो, ये एक्यूमुलेटर का भी यूज़ कर रहा है ना। तो हम अभी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कांस्टेंट तक ही स्टिक रहता है ना। चलिए इस नेक्स्ट देखिए, डैश एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन इम्प्लाइड एड्रेस मोड। तो कौन से इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर सकते हैं बताओ आप मेरे को। तो यहाँ देखिए मैं एक फील्ड का ही यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। किसका, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। 31 देखिए, कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन। तो कौन सा होगा, इम्प्लाइड, इमीडिएट, रजिस्टर, इनडायरेक्ट। कौन सा होगा, इमीडिएट। ओके, इम्प्लाइड और इमीडिएट में कंफ्यूजन नहीं होना है। इम्प्लाइड मतलब खुद पे इम्प्लाई हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेगा। इमीडिएट मतलब इसके जस्ट इमीडिएट एक एड्रेस है, इमीडिएट मतलब पास में, इसके जस्ट इमीडिएट एक आपका डेटा दिया हुआ है, एड्रेस नहीं डेटा दिया हुआ है। ओके, और डेटा क्या होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। और उससे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके आगे हैश लगा हुआ होगा। चलिए, इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डैश सिंबल इज यूज्ड। तो किस सिंबल का हम यूज़ करते हैं, हैश का। लोड #5, ऐड #10। तो देखिए मैंने एग्जांपल दे रखे थे नीचे, तो लोड #5 लिखा हुआ है, ऐड #10 लिखा हुआ है। इसका मतलब किसका यूज़ कर रहे हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, लोड #5 इसका मतलब क्या हो गया, एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, 5 डायरेक्ट हो रही है, क्योंकि 5 क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू, जो डेटा आपको यहीं दिया हुआ है। ओके, और ऐड के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ही ऐड हो जाएगा, अगर कोई और भी वैल्यू दे रखी होगी तो। नेक्स्ट देखिए,
इफ़ डेटा इज प्लेस इन द रजिस्टर, अब क्या बोल रहा है, कोई रजिस्टर है जिसके अंदर डेटा रख रखा है, तो जहाँ भी रजिस्टर आ जाए इसका मतलब दो ही तरह के एड्रेसिंग मोड हो सकते हैं, या तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन हो सकता है या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो सकता है। देखिए, या तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो सकता है या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और इसको रजिस्टर डायरेक्ट नहीं बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं, ये रजिस्टर मोड। इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट सिंबल, इनडायरेक्ट वर्ड का जरूर यूज होगा। ओके, तो इफ द डेटा इज प्लेस इन द रजिस्टर तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग सॉरी इम्प्लाइड इमीडिएट रजिस्टर मोड या रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, तो ये क्या होगा, रजिस्टर मोड होगा। हमारे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, तो क्वेश्चन से समझते हैं हम। मूव R1 R2 एड R1, तो देखिए कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मूव R1 R2, तो R2 जो रजिस्टर है ये, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है मान लीजिए 100, वो कहाँ मूव होगी, R1 रजिस्टर के अंदर। या एड R1 जो आपका रजिस्टर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू पड़ी है 200, तो वो कहाँ मूव हो जाएगी, एक्यूमुलेटर के अंदर। कहाँ मूव हो जाएगी, आपकी एक्यूमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, R1 जो भी रजिस्टर है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, या R2 जो भी रजिस्टर है उसके अंदर जो भी वैल्यू मुझे क्या करना है, मूव कराना है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके रजिस्टर मोड के। तो आप इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ जाएगा, रजिस्टर मोड। देखिए इनडायरेक्ट देखिए तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस इन मेमोरी एट विच डेट इज प्रेजेंट, तो इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस होगा जहाँ आपका डेटा प्रेजेंट होगा, है ना, जहाँ क्या प्रेजेंट होगा, आपका डेटा प्रेजेंट होगा। इफ एड्रेस ऑफ डेटा इज प्लेस इन द रजिस्टर, अगर एड्रेस प्लेस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या समझ रहे थे, यहाँ पे अभी हम क्या समझ रहे थे, रजिस्टर R2 के अंदर डायरेक्ट वैल्यू देखिए 100। अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जो रजिस्टर आपका R2 दे रखा है, यहाँ पे जो 100 लिखा हुआ है वो 100 वैल्यू नहीं है, वो क्या होगा, एड्रेस होगा। मतलब ये है जो ये 100 लिखा हुआ ये किसी का एड्रेस रिप्रेजेंट करा है, और ओरिजिनल जो वैल्यू है मान लीजिए 5, वो इस मेमोरी एड्रेस पे पड़ी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। समझ में आई बात या नहीं। देखिए पहले जो वैल्यू थी वो डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर पड़ी थी, तो हम डायरेक्ट ऐड कर पा रहे थे। अब यहाँ पे जो 100 लिखा वो 100 क्या बता रहा है, आपको वैल्यू नहीं बता रहा है, वो एक एड्रेस बता रहा है, वो वैल्यू नहीं बता रहा है, जहाँ वैल्यू पड़ी उसका एड्रेस बता रहा है। तो पहले हमें उस एड्रेस पे जाना पड़ेगा, पहले हम उसको एड्रेस पे जाना पड़ेगा, उस एड्रेस से फिर मुझे वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर मैं कहाँ परफॉर्म कराऊंगा, एड ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा, या फिर मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मूव ऑपरेशन। उस केस के अंदर अगर हम R2 करेंगे मूव R1, तो वैल्यू R1 के अंदर क्या जाएगी, 5 जाएगी, न कि 100 जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड, इनडायरेक्ट रजिस्टर मोड। ओके, जिसके अंदर वैल्यू डायरेक्ट रजिस्टर में नहीं रखी जाके वैल्यू की जगह क्या रखा जाता है, आपका एक एड्रेस रखा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, रजिस्टर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू रखी जाएगी, और इनडायरेक्ट के अंदर आपको वैल्यू की जगह एड्रेस रखा जाता है। सेम केस हो जाएगा मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर क्या होगा, जो वैल्यू है उस, चलिए अब मेमोरी आएगी वहीं, अब देखेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपको समझ में आया ना, रजिस्टर डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। चलिए, और इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका इफेक्टिव एड्रेस वो क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। इस 100 का मतलब ये है कि वैल्यू इस 100 पे, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू कहीं और प्रेजेंट है, तो इसलिए मुझे क्या, हमें इसे क्या बोल रहा हूँ, इफेक्टिव एड्रेस बोल रहा हूँ। ये जो वैल्यू दे रही है वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वैल्यू इस एड्रेस के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। एड R1 इज एग्जाम्पल ऑफ R1 कंटेन्स एड्रेस ऑफ मेमोरी एलिमेंट X। तो देखिए क्वेश्चन दिया होगा, इसी तरह से क्वेश्चन दिया होगा,
ये बोल रहा है कि एड R1 ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं ये किस तरह का एड्रेसिंग मोड है? सबसे पहले देखिए इसमें क्लियर दिया हुआ है, इसने शायद ये लिखा नहीं, मैं भूल गया। एड्रेस में एलिमेंट, ये R1 दिया हुआ है आपका रजिस्टर। R1 क्या एक रजिस्टर दिया हुआ है, और जहाँ पे भी रजिस्टर दिया आप समझ जाओ दो ही तरह के एड्रेसिंग मोड हो गए, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट के लिए मुझे क्या देखना है, R1 के अंदर ही वैल्यू दी होगी, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या देखना है, R1 के अंदर एड्रेस दिया होगा, उस एड्रेस के अंदर डेटा दिया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, R1 कंटेन एड्रेस ऑफ मेमोरी एलिमेंट X। तो ये बोल रहा है कि ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, यहाँ पे एड्रेस पड़ा है, X पड़ा है, इस X के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इस X एड्रेस पे पड़ी हुई है। मतलब R1 के अंदर क्या रखा हुआ है, R1 के अंदर है मेमोरी एलिमेंट ऑफ X। ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर प्लस क्या हो जाएगा, मेमोरी एड्रेस कहाँ पड़ा है, R1 के अंदर इस एड्रेस पे। ठीक है ना, R1 के अंदर जो X पड़ा हुआ है उस जगह जो मेमोरी एलिमेंट है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, आपका एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट R1 के अंदर वैल्यू ना होके कहाँ पड़ी हुई, X के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जो वैल्यू X दी हुई है वहाँ से फिर मेरे को जानना है उस वैल्यू के ऊपर। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इनडायरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो हमने बिट देखा ही था, मोड, ऑपकोड और क्या था आपके पास, ऑपरेंड। तो यहाँ से पता चल जाता है कि एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। 39 देखिए, और ये अपने अभी इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई नहीं है ना। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लूप्स और स्टैक वी यूज, लूप्स और स्टैक को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा। तो मैंने फर्स्ट के अंदर ही आपको बोल दिया था कि वो जो 10 एड्रेसिंग मोड दर के उसको आप याद कर लो, ठीक है, रट लो। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, लूप्स वर्ड आते ही ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट। चलिए 40 देखिए, R1 प्लस माइनस R1 रिप्रेजेंट क्या करता है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, नन और ऑटो। तो ये क्या करता है, ऑटो। तो नेक्स्ट देखिए 41, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड इज आल्सो कॉल्ड। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का हम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। तो मैंने आपको एक इमेज बताई थी, उसके अंदर मैंने लिखवा रखा है, तो प्लीज़ याद कर लीजिए आप ये चीज़ें, क्यों कहता है क्यों नहीं कहता है। अगर आपको समझ में आ जाएगा मैं बताऊंगा, ठीक है, वरना आप आराम से याद कर लीजिए। ओके, टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। देखिए, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, तो कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, बी का, इसका बड़े ब्रैकेट का। जस्ट लर्न इट। और देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से आए, एड R1 और 300 को इस तरह से ब्रैकेट में दे रखा हो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसका एग्जांपल है, ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है, इनडायरेक्ट का है, नन का है। तो किसका एग्जांपल है आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। तो देखिए इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। तो देखिए मैंने आपको बोला, मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखा हो और या दूसरी चीज़ लिखी हुई है आपकी इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लिखा होगा और दूसरा लिखा होगा आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दूसरा लिखा होगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी 300, तो यहाँ पे ये 300 क्या है, वैल्यू नहीं है, ये किसी का एड्रेस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है 300, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है मान लीजिए 100, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो 300 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एड्रेस शो कर रहा है। इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है
वो ऐड करेगा। 100 को किस में ऐड करेगा? ये R1 रजिस्टर के अंदर। तो भी आप बोलोगे कि ये तो हमने पहले भी देखा। पहले हमने देखा वो किसके अंदर देखा? रजिस्टर के अंदर। अब हम किसके अंदर देख रहे हैं? मेमोरी के अंदर। ओके, तो दो यूनिट होती है ना, यूनिट तो बहुत सारी होती है, पर रजिस्टर और मेमोरी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेमोरी की। फिर देखिए, मान लीजिए ये जो 100 लिखा हुआ है वो आपके वैल्यू ना शो करके ये क्या कर रहा है? ये भी फर्दर आपको क्या शो कर रहा है? एक एड्रेस शो कर रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, मान लीजिए 40 पड़ी हुई है, उस वैल्यू का यूज़ कहाँ करेगा? R1 के अंदर। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ऐड R1 और 300, इस 300 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर इस तरह का कम्बिनेशन है तो उसे मैं क्या बोलूँगा? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। पर अगर मान लीजिए 300 के अंदर जो वैल्यू पड़ी 100, वो वैल्यू को ना बता के वो फर्दर किसी एड्रेस को बता रही है, ठीक है, जो है 100, और उस जगह जो वैल्यू पड़ी है 40, उसको हमें यूज़ करना है कंप्यूटेशन के अंदर। तो उस तरह के एड्रेसिंग मोड को मैं क्या कहता हूँ? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो मैंने दोनों चीज़ों को आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बता दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कंपैरिजन करने से चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो उसका भी अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हाल फिलहाल हम चलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी मैंने समझा दिया है कि जो वैल्यू दे रखी हुई उस लोकेशन पे वैल्यू ना होके फर्दर एक एड्रेस दिया होगा। तो ये 100 दिया हुआ है, 100 पे वैल्यू ना होके क्या है? एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, 2 रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड इन ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और नन। तो बताओ आप मेरे को। तो 2 रेफरेंसेस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे देखिए हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। ये डायरेक्ट के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है शायद, हाँ है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। यहाँ देखिए डायरेक्ट के अंदर आपको एक ही रेफरेंस की जरूरत पड़ रही थी, वो है 300, एक बार ही रेफरेंस करना है। फिर इनडायरेक्ट के अंदर आपको 2 रेफरेंस करने हैं, 300 पे जाना है और फिर वापस कहाँ जाना है? 100 के ऊपर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये 100 दूसरी वाली मेमोरी के अंदर होता है यहाँ पे, तो आपको एक तो रेफरेंस 300 पे पहुँचने के लिए चाहिए, दूसरा रेफरेंस चाहिए आपको 100 पे पहुँचने के लिए। तो 2 रेफरेंसेस का यूज़ कौन सा एड्रेसिंग मोड करता है? आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को सिंबल किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डे सिंबल, कौन कौन सा सिंबल का यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर? तो इसका आंसर है आपका ई। हम @ और ब्रैकेट दोनों का यूज़ करते हैं। ये किसके लिए करते हैं हम? इमीडिएट। किसके लिए करते हैं? इमीडिएट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ओके, और ये किसके अंदर करते हैं हम? डायरेक्ट। किसके अंदर करते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर। ओके, और ये दोनों किसके अंदर यूज़ करते हैं हम? हाँ, @ और ब्रैकेट किसके अंदर? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर। चलिए, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा @ 300, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का एड्रेसिंग मोड है। तो मेरे ख्याल से अभी तो आपको आ जाएगा आराम से, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कौन सा है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो पिक्चर आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? इनडायरेक्ट के अंदर ये 300 दे रखा है, इसका मतलब जो ये 300 लोकेशन दे रखी है वहाँ पर जो कोई वैल्यू पड़ रही है 400, तो वो किसी एड्रेस की लोकेशन है। फिर उस एड्रेस पे मुझे जाना है जिसका नंबर है 400, और वहाँ पर जो वैल्यू है मान लिया 100, उसको एक्सेस करना है। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन पॉइंटर्स पासिंग एरे एज अ पैरामीटर, बोथ और नन। तो 47 का आंसर आप बताओ मेरे को, मैंने बता रखा है। तो इसका आंसर है बोथ। याद कर लीजिए, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का हम यूज़ पॉइंटर के लिए करते हैं और पासिंग एरे एज अ पैरामीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पॉइंटर से रिलेटेड, ठीक है। तो एरे वर्ड 2 बार आता है 2 एड्रेसिंग मोड के लिए। तो अगर आपको ऐसा लिख रखा हो पासिंग एरे एज अ पैरामीटर की तरह पास कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 48, ऑफसेट इज यूज्ड इन रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस रजिस्टर मोड। तो इसके अंदर डी कर दीजिए ऑल। और ऑफसेट क्या होता है, तो वो मैं बता दूं आपको इसी के अंदर। तो देखिए, चलिए मैं नेक्स्ट के अंदर ही बता दूं। मान लीजिए यहाँ पे ये 300 है, किसी मेमोरी लोकेशन का लोकेशन दे रखी है और इसके अंदर आपको स्पेसिफाई कर रखा है 400 और 400 मान लीजिए यहाँ नीचे है और यहाँ पे आपको उसके अंदर वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 5 या 50। इसका मतलब क्या होगा, 300 के बाद मुझे 400 पे जाना है और 400 चेक करना है और फिर 400 पे जाऊँगा, फिर मेरे पास 50 आ जाएगा। तो ऑफसेट केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, स्टैटिक वैल्यू मतलब मैं वैल्यू 400 ना देके मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 300 एड्रेस है और 400 एड्रेस है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 100 का। तो इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगा 100 का। क्या यूज़ करूँगा मैं 100 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो जैसे वैल्यू वो रेफरेंस जाएगा 300 पे और अंदर देगा 100, तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा मेरे पास, तो देखिए इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, जिस जगह ये मेरे यहाँ पे, तो मेरे पास इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर प्लस जो ऑफसेट वैल्यू दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या मान रखी है, यहाँ पे मान लीजिए 300 दे रखी है प्लस ऑफसेट की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 100। तो नेक्स्ट जो वैल्यू कहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगी आपके 400 के ऊपर, तो ये कहाँ से जंप हो जाएगा 400। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक वैल्यू नहीं देखिए किसका यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑफसेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, ऑफसेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज यूज्ड इन। तो एक चीज़ आपको ध्यान देखनी, अगर आपको प्रोग्राम काउंटर कीवर्ड आ जाए तो उसका आंसर होगा आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ये याद रख लीजिए आप, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर चलता है और प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई कर रखा हो तो उसका आंसर क्या होगा, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। देखिए बहुत इजी है, जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ आप उसको ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। एक दो बार आप देखोगे पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए इंडेक्स रजिस्टर इज यूज्ड इन। इंडेक्स रजिस्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, रिलेटिव, इंडेक्स, बेस और ऑल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर। किसके अंदर, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर, जो 9 नंबर का हमारा एड्रेसिंग मोड है। बेस रजिस्टर इज यूज्ड इन। बेस रजिस्टर किस में यूज किया जाएगा, बेस रजिस्टर मोड के अंदर। किस में यूज किया जाएगा, बेस रजिस्टर मोड के अंदर। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि एक किसका यूज करेगा, ये इंडेक्स रजिस्टर, और बेस रजिस्टर मोड के अंदर किसका यूज करेगा, ये बेस रजिस्टर का। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड इन पॉइंटर्स, एरे इम्प्लीमेंटेशन, बोथ और नन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ये मैंने अभी लिखवाया था आपको, एरे इम्प्लीमेंटेशन। किसके अंदर, एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, एरे इम्प्लीमेंटेशन आ जाए इसका मतलब किसका यूज हो रहा है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का। और पासिंग एरे एज ए पैरामीटर लिखा हुआ जाए इसका मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड मतलब एरे इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और पासिंग एरे एज ए पैरामीटर मतलब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग इज सपोर्टेड इन। मल्टी प्रोग्रामिंग किस में सपोर्ट करता है, तो इसका जो आंसर है वो है बेस रजिस्टर मोड। तो इसको आप याद रख लीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग जो सपोर्ट करता है वो करता है बेस रजिस्टर मोड के अंदर डायरेक्ट। ठीक है, और डिटेल के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, और फर्दर रेफरेंस के लिए प्लीज़ जो मैं CO लेक्चर के जो PDF दूंगा उसको आप ज़रूर देखिए। मैच द फॉलोइंग,
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। तो मेरे ख्याल से अब आप इसका आंसर बता सकते हो, तो आप प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जो मैंने इमेज लगाई है, टेबल लगाई है, उसके अंदर आप देखो 10 एड्रेसिंग मोड लिखा है और उसके अंदर रेड पेन से लिख रखा है। तो देखिए, तो मैं बता देता हूँ, ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, लूप्स, ठीक है। फिर देखिए कांस्टेंट का यूज़ हम कहाँ करेंगे बताओ, इनडायरेक्ट इमीडिएट, तो किसका अंदर यूज़ करेंगे, इमीडिएट के अंदर। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, पॉइंटर्स का। और किसका करेंगे, पासिंग एरर एज अ पैरामीटर, पासिंग एरर एज अ पैरामीटर। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखिए याद, एग्जाम में उस समय पे इतना प्रेशर होता है कि आप लॉजिक लगाने बैठोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो मेरा तो यही है कि आप याद रख लो और लॉजिक मैंने बताया वो समझ लीजिए आप। 2, 3 और 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3, 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, इन द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड की बात मतलब क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड मतलब डेटा की बात कर रहा है, तो डेटा क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर रहेगा। तो मान लीजिए ये कह रहा है एड हैश 5, तो ये डेटा कहाँ है, एड्रेस के अंदर है। इसका मतलब किस एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा है, आपके इमीडिएट। बी देखिए, द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। इस बार किसकी बात कर रहा है, ये एड्रेस है किसके, डेटा का। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकता है एड और 300, और उस 300 के ऊपर हो सकता है ये 5 आपका पड़ा हो। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये हो गया बी आंसर। तो रजिस्टर कंटेनिंग, तो रजिस्टर जहाँ भी नाम आ गया दो तरह के हो जाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए क्या दे रहा है, तो रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ देखिए रजिस्टर आपको लिखा हुआ है पर उसके अंदर डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी का एड्रेस दिया हुआ है, और उस एड्रेस के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, आपका फर्दर डेटा पड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताया आप मेरे को, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, तो ऑपरेंड की जगह आप डेटा पुट करो, द लोकेशन ऑफ द डेटा इज इम्प्लिसिट। डेटा की लोकेशन वो इम्प्लिसिट है, जहाँ भी इम्प्लिसिट वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड हो गया। कौन सा हो गया आपका, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इसका आंसर बी सही है ना। ये क्वेश्चन आए हुए है ना एग्जाम के अंदर। तो देखिए अगर आपको लैंग्वेज ऐसी आती है, अगर आप प्लीज याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड्स आर सुटेबल फॉर प्रोग्राम रीलोकेशन एट रन टाइम। तो देखिए प्रोग्राम रीलोकेशन जब होता है उनके उस समय कौन से एड्रेसिंग मोड आपके सूटेबल रहते हैं। तो इसका आंसर है आपका बेस एड्रेसिंग मोड और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड और थर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक एड्रेस है आपके पास 300, ओके, और आपने उसके अंदर लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यू पड़ी है वो 350 पड़ी है, और आपने जिसके अंदर वैल्यू पास की क्या की, 350। इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे पहले मुझे 300 पे जाना पड़ेगा, 300 के बाद मैं 350 पे जाऊँगा, और 350 से पास होते मैं देखूँगा 350 कहाँ है, और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि रैम के अंदर जब स्पेस नहीं होता है तो इस मेमोरी को ये पुल आउट कर देता है, और बाद में कहीं दूसरी जगह होती है वहाँ पे इस स्पेस को डाल देता है। तो उस समय क्या होता है, ये एड्रेस चेंज होता है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए देखिए पहले इसका बेस रजिस्टर का एड्रेस क्या था, 300 था, ओके। और मान लीजिए रैम के अंदर मेमोरी नहीं थी, तो इसने क्या कि इस पूरे ब्लॉक को रिमूव कर दिया, और जब स्पेस अवेलेबल हुआ तो उस ब्लॉक को वापस मेमोरी के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अब इसने क्या किया, इसका जो बेस रजिस्टर की वैल्यू है वो क्या हो गई, 200 हो गई। तो अब ये वाला ब्लॉक जो पूरा था ना वो कहाँ शिफ्ट हो गया, 200 के ऊपर, 200। और ये क्या हो गया आपका, वापस अंदर आपने स्टैटिक वैल्यू दे रखी है 350, और
आपका जो वैल्यू है x कहाँ पड़ा है 350 लोकेशन के ऊपर। तो देखिए जब ये सर्च करेगा कि 200 के पास जाएगा, क्योंकि बेस रजिस्टर की वैल्यू तो 200 हो गई, तो 200 पे जाएगा सर्च करने के लिए, और इसके अंदर देखेगा वैल्यू कहाँ पड़ी 350, और जब ये 350 ढूंढेगा तो 350 आपको कहीं आउट ऑफ मिलेगा, क्योंकि 350 तो तब रहेगा ही नहीं ना, पूरा एड्रेस ही चेंज हो चुका है इसका। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैटिक वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे अगर आप स्टैटिक वैल्यू की जगह अगर यहाँ आप ऑफसेट वैल्यू देते हैं, अगर यहाँ पे आप 50 का यूज़ करते हैं तो 300 प्लस 50 क्या हो जाता है आपके पास 350, तो ये आराम से x के पास पहुँच जाएगा। सेम केस देखिए यहाँ पे 350 की जगह अगर इन्होंने 50 यूज़ किया होता तो 200 प्लस 50 क्या होता है 250, और यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी x उसको आराम से एक्सेस कर सकता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हल्का सा पार्ट है। तो प्रोग्राम रीलोकेशन के अंदर क्या होता है कि वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। पेजिंग कंसेप्ट यूज़ होता है ओएस के अंदर, और कोई भी एड्रेस है मेमोरी को जो देते हैं वो फिक्स नहीं होता है, स्पेस के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें डायनेमिकली अरेंज होती है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस केस के अंदर जो आपका इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाले का इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा आपका बेस रजिस्टर प्लस ऑफसेट। तो उस केस के अंदर आपका क्या बन रहा था, बेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू 300 दे रखी थी और ऑफसेट मान लीजिए 350 दे रखा था। तो वैल्यू मुझे ढूंढने कहाँ जाना पड़ रहा था 350 के पास, पर मान लीजिए बेस रजिस्टर की वैल्यू आपकी क्या हो गई 200। तो अगर मैं ऑफसेट का यूज़ करता हूँ तो मेरा सही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 200 प्लस ऑफसेट क्या मेरे पास 50, तो ये क्या हो गया 250। तो आराम से इस वैल्यू के ऊपर पहुँच सकता हूँ। तो बेस एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, और बेस एड्रेसिंग है वो आपके मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57, मैच द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो देखिए वो के वही क्वेश्चन आ गए, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं ना। एरे इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग रील लोकेटेबल कोड और पासिंग एरेज एट। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा, रील लोकेटेबल कोड किसके अंदर है, इन ये तीनों अपने पढ़े हैं। तो देखिए तीनों के अंदर से कोई है ऑप्शन में, हाँ है, कौन सा है बेस रजिस्टर वाला। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये 2, ठीक है। हाँ तीनों मतलब दोनों रिलेटिव पढ़ा और बेस पढ़ा है ना। फिर देखिए यहाँ देखिए दोनों आ गए, एरे इम्प्लीमेंटेशन, पासिंग एरे इज अ पैरामीटर, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा पासिंग एरे इज अ पैरामीटर, या यहाँ पे क्या हो सकता था आपके पास पॉइंटर भी हो सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3102। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास सी, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लें। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू पूरा सब्जेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खुद मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे टाइम मिलता ही नहीं, उसके बाद मुझे जो भी टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो प्लीज़ जितने ज़्यादा ग्रुप्स हो उसके अंदर शेयर करें। आप इन क्वेश्चंस को देखते रहिए, वीडियो को देखिए 1-2 बार, मुझे पता 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा जो अप्रोच है वो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन से आप आराम से समझ सकते हो। ओके चलिए, थैंक यू।